हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल DFPE में स्वागत करता हूं। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम उन टॉपिकों पर विचार करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में अधिक पूछे जाते हैं। इससे पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, इस बात को एक बार रिविज़न करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश किसे कहते हैं, और जाना था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अभिनव के बारे में जाना था। अभिनव आप आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और प्रधान अक्ष, दर्पण के बारे में जाना था। और जाना था कि हम लोगों ने पारभासी वस्तु, अपारभासी वस्तु, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे परावर्तन के नियम के बारे में। देखिए, बिहार कल की क्लास में हमने जो जाना था उसको इस ग्राफ की वजह से पहले एक बार देख रहे थे। देखिए, हमने जाना था ये हमारा एक दर्पण है और ये दर्पण जो होता है एक साइड से कलई किया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर कलई किया गया है। ठीक है, एक साइड से दर्पण जो होता है हमारा कलई किया गया होता है और ये जो प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है यानी आती है, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। तथा यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आने के बाद टकरा के परावर्तित होती है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पर एक इन दोनों को बराबर बराबर बांटती है एक नम्ब होती है जिसको हम लोग अभिनव कहते हैं। ठीक है, और जो ये अभिनव और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम कोण आई से सूचित करते हैं। और ये जो परावर्तित किरण और अभिनव के बीच में कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और उसे कोण आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, हमारे परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहला नियम है, लिखा गया है प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। देखिए, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिनव तीनों एक ही टर्न में होते हैं। ठीक है, आइए पहले इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले नियम में बताया गया है आपको, पहले नियम में बताया गया है कि ये जो हमारा ये एक तन है, मान लीजिए हमारा एक तन है और इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण यानी ये हमारा आपतित किरण। ठीक है, और ये यहाँ से परावर्तित होने वाली किरण यानी हमारा ये परावर्तित किरण जो है ना, और इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिनव, इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिनव, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर खींचा गया अभिनव, ये तीनों एक ही तन में होते हैं। यानी ये तीनों जो है एक ही तन में होंगे। ये हमारा एक तन है और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिनव, ये तीनों इसी तन पर होंगे। यानी ये जो तीनों है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिनव, ये तीनों इसी तन में होंगे। यानी अगर ये यहाँ होती तो यहीं पर आपतित किरण होती, यहीं पर परावर्तित किरण होती, अभिनव भी यहीं पर होता है। यानी जो भी होगा ये तीनों एक ही नम पर होंगे, एक ही जगह पर ये तीनों होंगे। तो यहाँ से हमारा परावर्तन का पहला नियम बनता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिनव तीनों एक ही तन में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड रूल को देखते हैं। देखिए, हमारा सेकंड रूल कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। ठीक है, कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये कण भी हमने आपको बताया था कि कोण आई और कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा नियम कहता है ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और इस दोनों के बीच में ये जो अभिनव खींचा गया है जो इसको बराबर बराबर बांटता है, तो इसमें ये जो आपतन कोण होगा, ये कोण आई जो होगा, ये कोण आर के बराबर होगा। यदि हमारा कोण आई 45 डिग्री है तो कोण आर भी 45 डिग्री होगा। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यदि ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सीधे बराबर होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि किसी अक्ष पर, ये देखिए ये हमारा अक्ष पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये परावर्तित भी एकदम बराबर होगा। यदि इसमें आपतित हुई तो फिर परावर्तित भी यही से एगो किरण होगी एकदम बराबर बराबर। ठीक है, एकदम बराबर बराबर होगी। और ये इनके बीच में जो ये अभिनव होगा,
अभिनव, तो पहले नियम से तो जान गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिनव तीनों एक ही तन में होंगे। और दूसरे नियम से हम लोग जान गए कि ये जो कोण आई होगा और कोण आर वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतिबिंब के बारे में अब जानेंगे हम लोग। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। देखिए जो हमारा प्रतिबिंब होता है ना, एक प्रकार से समझ लीजिए इमेज को ही हम लोग प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। किसको? इमेज को प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे परिभाषा नहीं है। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है, मानिए ये हमारा एक दर्पण है। ठीक है, ये हमारा एक दर्पण है, तो इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये लीजिए, ये हमारा दर्पण हो गया है, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया है। प्रधान अक्ष के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। और ये हमारी आपतित हुई किरण होगी। मान लीजिए ये किरण सीधा आ रहा है और फोकस दूरी से जाएगा। ये सब रूल आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आया और ये हमारा गया। ठीक है, तो और फिर एक दूसरा हमारा है जो कहाँ से, जो फोकस से आएगा। ठीक है, नहीं वो मान लीजिए यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये गया, ये परावर्तित हुआ। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ये जो है पर आपतित किरण जो मान किसी भी स्रोत से, मान लीजिए ये किसी एक स्रोत से आ रही होगी, यहाँ से आ रही है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ सकता है। तो वो किसी भी स्रोत से आने वाली जो प्रकाश की किरण है ना, कि दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब किसी भी चीज़ से, दर्पण ही नहीं किसी भी चीज़ से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी, ये देखिए मतलब ये एक किरण हो गई और ये किरण एक परावर्तित हुई और ये एक बिंदु पर मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे ना, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु को ही हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। यानी आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो या मिले, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा प्रतिबिंब होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब जैसा आप लोग जानते हैं रियल होता है, तो रियल इमेज यानी जो वास्तविकता में हो, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होती है। यानी जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब में वो कैसा होता है, वो हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, वो वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि हमारा जो प्रकाश है वो किसी स्रोत से आई और परावर्तित हो गई, प्रकाश किरण आई और परावर्तित हुई, और ये परावर्तित होने के बाद यहाँ पर वास्तविकता में मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वास्तविकता में मिल रही है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, मान लीजिए एक और प्रकाश की किरण आन देते हैं आपको, यहाँ पर एक और प्रकाश की किरण हो गई, तो ये क्या है, ये वास्तविकता में मिल रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे से वास्तविक में मिल रही है, तो इसलिए हम लोग इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इस बार कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। यहाँ पे एक नोट डाला गया है कि नोट वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है जो उल्टा है, जो रियल में है,
तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो है उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और जो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको समझ लीजिए आपने। देखिए जो प्रकाश की, मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण हो गया और यहाँ पर प्रकाश की ये हमारा प्रधान अक्ष है, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण यहाँ पोल से जा रही है, ठीक है, और फिर एक प्रकाश की किरण यहाँ प्रधान अक्ष से गई, प्रधान अक्ष के समांतर गई, ये हो गई। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये दोनों किरणें हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों किरणें एक दूसरे से क्या हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है, काल्पनिक रूप से मिल रही है। जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं, थोड़ा तेरा हो गया, आप लोग समझ जाइए, सीधा है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है, काल्पनिक रूप से, ठीक है। ये डॉट 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 काल्पनिक के नियम प्रयोग करता है। आगे आपको इमेज में बहुत साफ साफ मिलेगा, इमेज हमने आगे बना के रखी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि समतल दर्पण। समतल दर्पण में ज़्यादा कुछ नहीं है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में हम लोग देखते हैं पहले कि जो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्पण होता है, प्रतिबिंब जो ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी ये हमारा दर्पण है, वस्तु आगे रखें तो ये प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। पीछे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे, हाँ। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। यानी हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी यदि हम समतल दर्पण के सामने यहाँ पर कोई प्रतिबिंब रखें तो ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पर वस्तु रखें, यदि वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2 सेंटीमीटर का बनेगा। यदि वस्तु 4 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी 4 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा लिखा गया है कि वस्तु पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, इसका मतलब हुआ, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने एक आईना लिया, ठीक है, और आईना में आप अपना फेस देखिएगा तो आप अपना अगर दायां हाथ उठाइएगा तो आईना में बायां हाथ उठता हुआ नजर आएगा। तो पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब यही होता है कि जो आपका दायां साइड है प्रतिबिंब का बायां साइड हो जाएगा और प्रतिबिंब का बायां साइड आपका दायां साइड होगा। तो इसी को हम लोग पार्श्विक रूप से उल्टा करते हैं। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है उसमें ये होता है, जैसे कि समतल दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाएगा मिरर के सामने और अपना दायां हाथ उठाएगा तो उसमें बायां हाथ नजर आएगा उठता हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है यानी प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। देखिए इसका मतलब हुआ कि ये हमारा, मान लीजिए एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर हमने वस्तु को रखा और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना। यानी ये जो दर्पण है, दर्पण से लेकर वस्तु के बीच की जो दूरी है ना, वो प्रतिबिंब से लेकर दर्पण के बीच की दूरी के इक्वल होगी। यानी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी दोनों समान होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी तो ये दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये हो गया एक दूरी और ये हो गया एक दूरी। मान लीजिए ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया हमारा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 1 सेंटीमीटर। यहाँ प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी 1 सेंटीमीटर, लेकिन यदि हम वस्तु से देखें दूरी तो ये वस्तु से हमारा जो दूरी हो गया ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ना, ये एक वस्तु है, ये वाला हमारा एक वस्तु है, ठीक है,
और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही है, यानी दर्पण पर आपतित हो रही है, और आपतित होने के बाद परावर्तित हो रही है। तो अब तो प्रकाश की किरण कहीं, और ये हमारा विनम है, अब प्रकाश किरण आपतित हो गई, परावर्तित हो गई, लेकिन कहीं तो मिनी ही नहीं, तो चित्र कैसे बनेगा? तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक काल्पनिक चित्र, यहाँ पर डॉट डॉट के जरिए यहाँ पर काल्पनिक या डॉट 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 करके बनाया गया, और यहाँ भी डॉट डॉट। अब माना जा रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब मैंने कहा दो मिल रहे हैं किरणें, ठीक है। तो इसी को हम लोग अभिसारी देखें कि डॉट डॉट के जरिए किस प्रकार से मिलते हैं प्रतिबिंब। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉट डॉट 9 दिया गया है, डॉट 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 करके यहाँ बनाएगा। मतलब माना जा रहा है कि प्रकाश की किरणें है ना जो इधर गई है, तो इसकी किरण को इधर भी बढ़ाया जा रहा है डॉट डॉट 9 के द्वारा, डॉट 9 के द्वारा काल्पनिक रेखा को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि डॉट डॉट के द्वारा ये जो प्रकाश किरण है ये इस प्रकार से, यानी ये परावर्तित तो हुई है, परावर्तित हो गई यहाँ से, लेकिन माना जाए कि ये प्रकाश किरण पीछे भी गई है, ठीक है। और ये जो वस्तु है ये इस प्रकार से, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा है काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि गोनीय दर्पण। देखिए गोनीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोने का एक भाग होता है। कांच गोनीय दर्पण की बाहरी सतह को रंजित करने से अवतरण दर्पण, जबकि गोनीय दर्पण की भीतरी सतह को रंजित करने से उत्तन दर्पण प्राप्त होता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा एक गोनीय दर्पण है, ठीक है। ये गोना जो है ये एक गोनीय दर्पण है, और इस गोनीय दर्पण क्या है, एक गोने का भाग है, यानी ये गोना जो है अंदर से खोखला है, यानी इस गोने के अंदर कुछ नहीं है, गोना अंदर से खोखला है। तो किसी खोखले गोने को क्या कहते हैं हम लोग, गोनीय दर्पण कहते हैं। ये जो गोनीय दर्पण है इसको हम दो भाग से बांट देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग यदि बाहर से रंग दे, ये देखिए यहाँ पर बाहर से रंगा गया है ना, तो यदि हम इसको बाहर से रंग देते हैं, देखिए ये मान लीजिए हमारा गोना है, ठीक है। और इसको हम लोग बाहर से रंगते हैं, ये बाहर से हम लोग रंग दिए इसको, ठीक है। दूसरा रंग दे देते हैं, चलिए ये बाहर से हम लोग इसको रंग दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम बाहर से रंग देते हैं और इसको हम लोग अंदर से रंग देते हैं, ठीक है। देखिए जब हम किसी दर्पण को बाहर से रंगेंगे तो वो हो जाएगा हमारा अवतरण दर्पण, और किसी को अंदर से रंगेंगे तो वो हो जाएगा हमारा उत्तन दर्पण। आइए इसको और ठीक से समझते पड़ते। देखिए ये हमारा है गोनीय दर्पण। किसी भी गोने की एक त्रिज्या होती है, आप जानते हैं। तो ये हो गया हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये कनई किया गया है, ठीक है। तो ये इसको अंदर से कनई किया गया है, और ये जो है इसका बाहरी सतह, इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी। इसको आप देख रहे हैं एक साइड से इसको क्या किया है, इसको बाहर से कनेक्ट किया गया है, तो इसका अंदर का सतह हो गया परावर्तक सतह। जिस साइड से कनेक्ट नहीं किया रहेगा उस साइड से होगा हमारा क्या, परावर्तक सतह। अगर हम किसी गोने को बाहर से रंग रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अवतरण दर्पण। ये देखिए हमारा अवतरण दर्पण इस प्रकार से बनता है ना, तो अवतरण दर्पण हो जाएगा। यदि हमने इसको देखिए यदि हमने बाहर से कनेक्ट किया तो ये अवतरण दर्पण बन जाएगा, और अंदर से रंगते हैं तो ये हमारा उत्तन दर्पण बन जाएगा, ठीक है। उत्तन दर्पण को आप याद कर सकते हैं, उत्तन यानी उठा हुआ, अवतन यानी धसा हुआ। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है। उत्तन का उठा हुआ है परावर्तक सतह। ये जो हमारी है ये प्रधान अक्ष कहलाती है, इसको और आगे डीपली जानेंगे। और ये जिस सतह से हमारा परावर्तित होती है किरणें उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए यहाँ पर है ना लिखा गया आपको गोनीय दर्पण से संबंधित कुछ क्या लिखा गया है, गोनीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। तो आइए सबसे पहले हम लोग ध्रुव के बारे में जानते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, देखिए ध्रुव किसे कहते हैं सबसे पहले जानते हैं। देखिए ध्रुव गोनीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे पी से सूचित किया जाता है। ध्रुव को किस से सूचित करते हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या गोनीय दर्पण जिस गोने का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए आगे है हमारा प्रधान अक्ष।
इसको फिर से इमेज में आपको समझाएंगे। देखिए आगे है हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। गोनीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई एक दर्पण है, ठीक है, ये कोई हमारा एक दर्पण है, उत्तन दर्पण है, इसको बाहर से रंगा गया है, ठीक है, बाहर से रंगा, ये हमारा उत्तर। तो देखिए इसके जो ये एक गोने का भाग था, ठीक है, ये गोना किसका हो जाएगा, ये हमारा एक गोना हो गया, एक गोने का ही भाग था, ठीक है। तो इस गोने का एक केंद्र था, तो इस केंद्र से लेकर इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। और यह इसी को हम लोग प्रधान अक्ष भी कहेंगे। और यहाँ पर एक बिंदु है, इसके यानी जो मध्य भाग है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। मध्य भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है गोनीय दर्पण का फोकस, अवतरण दर्पण का फोकस। देखिए गोनीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतरण एक उत्तन। तो पहले हम अवतरण दर्पण का फोकस देखते हैं। अवतरण दर्पण का फोकस, किसी अवतरण दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यानी किसी अवतरण दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। इसे हम लोग किससे, इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। आइए इमेज में देखते हैं। देखिए ये हमारा प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। इसके समांतर एक किरण आ रही है, यानी ये जो किरण है ये प्रधान अक्ष के समांतर है, दोनों के डिस्टेंस एकदम इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और ये जो परावर्तित होगी, ठीक है, एक और ले लेते हैं इधर से उल्टा नीचे से भी, और ये परावर्तित, देखिए तो ये जो परावर्तित होकर जहाँ पर मिलेगी, मैं प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाए, अगर ये यहाँ पर मिलती तो ये फोकस हो जाता है, यहाँ पर मिलेगी तो ये फोकस हो जाएगा। तो जहाँ पर भी मिलेगी तो हमारे कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यानी वो जहाँ पर भी मिलेगी उसी को हम लोग फोकस कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फोकस कहेंगे। तो यानी ये आपतित किरण परावर्तन के बाद जहाँ मिलेगी उसे हम फोकस कहेंगे, उसको हम लोग फोकस कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।